नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आज प्रोग्राम में आ चुके हैं, स्वागत विजय जी। समीर चौगांकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका। बिहार से बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं, उसकी आज हम लोग बात करेंगे। सीट बंटवारा जो है दोनों गठबंधनों में, एनडीए में और महागठबंधन में क्यों नहीं हो पा रहा है। अब तो चुनाव अनाउंस हुए भी 3 दिन बीत चुके हैं, क्या गड़बड़ है। मांझी जी कह रहे हैं मेरा अपमान हो रहा है, चिराग पासवान कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, दिक्कत क्या है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, मायावती जी ने आज एक विशाल रैली की है लखनऊ में और 9-10 सालों के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कोई मजमा लगाया है। उसमें दावा उनका यह था कि 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन वहां जो उन्होंने बातें की हैं खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए, वो आपको आज सुननी चाहिए। और बीजेपी के लिए आज भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया। यही आरोप तो उन पर लगता है कि चुनावों में वो उस दमखम से लड़ती नहीं है, इसका फायदा बीजेपी को होता है। दलित वोट भी बीजेपी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। क्या दिखा उनकी बातों में, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। आजम खान की अखिलेश यादव से मीटिंग जो कल हुई उसमें से क्या निकला, यह भी होगी। तो बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स से हम शुरुआत करेंगे, फिर बाकी खबरें उनकी चर्चा करते रहेंगे। बिहार में दोनों गठबंधनों में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार खत्म नहीं हो रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये दोनों एनडीए के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। महागठबंधन में बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अब मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। बीजेपी ने चिराग पासवान को मनाने के लिए जिम्मेदारी दी थी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को। बिहार से ही आते हैं। नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर गए उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो घर जब तक पहुंचते चिराग पासवान अपने घर से निकल गए। अब ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं और आप जैसे किसी दोस्त के यहाँ मिलने जाते हैं, अरे मैं तो ट्रैफिक में फंस गया और वो कहीं काम से निकल गया। एक केंद्रीय मंत्री दूसरे केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, सीट बंटवारों की बात होनी है, तो सब इतना सरल सामान्य नहीं दिख रहा है। नित्यानंद राय को वापस लौट आना पड़ा। तो ये इस वक्त की खबर है। अब इसमें चिराग पासवान की कितनी नाराजगी है या क्या तालमेल नहीं हो पा रहा, इसकी हम लोग बात करेंगे। नित्यानंद राय ने और चिराग पासवान ने दोनों ने लेकिन इसके बाद बात की मीडिया से। तो पहले आपको नित्यानंद राय की बात सुनाते हैं। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है बस। तो नेता हमेशा बोल के तो नाराजगी नहीं बताता, कई बार चुप रह के भी बताता है। और चिराग पासवान, हमने आपको बताया था झगड़ा क्या है, वो चाहते हैं कि उनको कम से कम 30 सीट तो मिले इस चुनाव में, और मिल रही है उनको। जो ऑफर की जा रही है 20 से 25 सीट की जा रही है अभी तक जो जानकारी आई। बाकी आपको समीर जी इस पर ज्यादा बात बताएंगे, लेकिन आपको चिराग पासवान की बात भी सुना देते हैं। चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पास किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो उनका कामकाज और भी है, ये पॉलिटिक्स के अलावा भी उनके पास बहुत काम है। और वो दिल्ली आए थे अपने मंत्रालय के काम के लिए। लेकिन आज पटना में एलजेपी की यानी उनकी पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है, जिसकी अध्यक्षता उनके सांसद अरुण भारती कर रहे हैं। इस बैठक में एलजेपी के सारे सांसद, सारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन चिराग पासवान खुद दिल्ली में है। वो कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। समीर जी अच्छी बात है, वो अगर अपनी इतने जिम्मेदार हैं वो अपने काम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी छोटा काम नहीं है। चुनाव लड़ना है, अगर बिहार में सरकार बनानी है। चिराग पासवान जी लोड ही नहीं ले रहे हैं। अब चिराग पासवान का बयान देखिए, जब तक मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालना पड़ेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल रात को 11:30 बजे नित्यानंद राय ने व्हाट्सएप किया चिराग पासवान को, टुमारो मॉर्निंग आई एम कमिंग। चिराग पासवान ने लिख के भेजा मोस्ट वेलकम, और खुद चले गए। नित्यानंद राय ने गलती यह कर दी कि उसमें टाइम मेंशन नहीं करा कि मैं 9:30 आऊंगा कि 10:30 आऊंगा कि 8 o'clock आऊंगा। वो अपने समय से उठ के अपने हिसाब से वो गए, उन्हें लगा मैसेज चला गया है। लेकिन चिराग जी का ये कहना था कि भाई समय नहीं था, उसके अंदर सुबह आने वाले थे, वो मेरा तो मंत्रालय जाने का तय था, तो मैं मंत्रालय चला गया। लेकिन उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि जिस तरीके से कल मांझी साहब का जो शेर व शायरी वाला ट्वीट था, तो उसके बाद चिराग साहब ने भी अपने नेताओं से, लोगों से कहा है कि भाई जरा फैज अहमद फैज, राष्ट्र कवि दिनकर और गुलजार साहब को जितनी शेर व शायरी है वो की किताब ले आई है, मुझे भी अपनी बातें पार्टी को शेर व शायरी में बताना पड़ेगी, शायद उससे समझेगी। फिलहाल चिराग रोक रहा हूं, सॉरी आपको। तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे दिखाने का थोड़ी मेरा है,
दिखाने वाला सभी से आग्रह है कृपया शांति बनाएं और पीछे चले जाएं। आपके काम समाप्त हुए फोटोग्राफर साथियों का अब आग्रह है नेता प्रतिपक्ष आपके सामने बात रखेंगे, कृपया शांति बनाएं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आपको संबोधित करें। अब आग्रह है नेता प्रतिपक्ष आपके सामने बात रखेंगे, कृपया शांति बनाएं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आपको संबोधित करेंगे, शांति बनाएं। तो शुरू करें। देखिए, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद जो है हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन का हो चुका है और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारी घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है। आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक और युवा क्रांतिकारी घोषणा हम लोग जो है करने जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए, जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यह संभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं, रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया। आज वही लोग जो है
बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया, हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना चाहती है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग बिहार की जनता के साथ करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल से लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा और हर घर 20 महीने
के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। 20 साल की भ्रष्ट एनडीए सरकार पक्का आवास, सस्ता राशन और हर घर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाई। हमारी सरकार में ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल जल योजना शुरू हुई, लेकिन वो भी नीतीश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप सबको पता है, ये 15 में 7 निश्चय का हुआ था। सरकार का दायित्व है जिस चीज की कमी हो उसे वो पूरा करे। हमारी सरकार हर घर को एक सरकारी नौकरी देगी। नौकरी से हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जो लोग भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दे, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार दें। सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। अपनी सेवा, अपनी नियत, अपनी मंशा और अपने कर्तव्य का सबूत तो हमने 17 महीने में दिया है, ये आप सब लोग जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख नौकरियां दी, इसकी खुशी है, लेकिन तेजस्वी अभी भी असंतुष्ट है।
तो तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया बिहार के लिए। अब उनको लगता होगा कि ये सबसे बड़ी घोषणा, गेम चेंजर ये होगी। अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए, पहले जब वो कहते हैं सरकार में तो क्या कहते हैं, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार बनेगी, मतलब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 20 दिन में कानून बनाएंगे कि 20 महीने में हर परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी चली जाए। ये वो उन्होंने घोषणा की। अब घोषणा बहुत बड़ी है। उन्होंने ये कहा कि मैं कोई जुमलेबाजी नहीं करता, मैं जो घोषणा कर रहा हूं ये हो सकता है इसीलिए कह रहा हूं, और मैं जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तभी मैंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी थी, तो अब मैं कह रहा हूं हर घर में सरकारी नौकरी दी जा सकती है। देखिए घोषणा बहुत बड़ी है, करनी उनको क्यों पड़ रही, क्योंकि दूसरी तरफ से घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है और तमाम तरीके की चीजें। अब सवाल यह कितना यकीन इनकी बात पर बिहार की जनता करेगी। यहां पर जब ये बोल रहे थे तो कुछ डेटा निकाला प्रोफेसर साहब ने, ये कह रहे हैं हर घर को 20 महीने में एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कितनी नौकरी बनती है इस हिसाब से? सर देखिए, सिंपल अगर आप इसको सर्च करेंगे और जो आपके सामने है वो लगभग 2 करोड़ नौकरी चाहिए। अगर हर परिवार को हम ये मान के, लगभग 2 करोड़ परिवारों को, अगर हर एक परिवार को एक नौकरी चाहिए तो 2 करोड़ नौकरियां चाहिए। अब इसमें जाहिर तौर पर कई परिवारों में नौकरियां हैं, हालांकि परिवारों की क्या व्याख्या है, परिवारों की क्या परिभाषा होगी, खास करके बिहार में कुछ ऐसे भी परिवार हैं और बहुत ज़्यादातर ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार हैं। उन संयुक्त परिवारों में अगर हम ये मान के चलें कि न्यूक्लियर परिवार है तो हो सकता है कि पिता, माता और बच्चों को मिलाकर एक परिवार मान लिया जाए, परंतु अगर संयुक्त परिवार है तो उसको कितना परिवार माना जाएगा। खैर बहरहाल समस्या यह है कि अगर 2 करोड़, आपने जो डेटा निकाला उसको 1/4 करने के लिए 1/4 कर लीजिए, 50 लाख नौकरी भी दे दें। 50 लाख नौकरी जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बिहार में आज की तारीख में जो अर्बनाइजेशन रेट है वो 11% है। अगर 11% अर्बनाइजेशन है तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रकार की इंडस्ट्री लगेगी, कितने प्रकार के इंडस्ट्री लगाए जा सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज को लगने के कितने दिन के बाद इस प्रकार के जॉब्स क्रिएट होंगे। तो सवाल ये स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं दोनों बातें कर रहा हूं कि अगर इवन इफ वी वर टू थिंक कि नहीं कुछ प्राइवेट जॉब्स को भी हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री करेंगे और डेयरी सिस्टम्स लगाएंगे। देखिए, राजनीतिक घोषणाएं करना एक बात है, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना दूसरी बात है। और खास करके अगर आप राजनीतिक सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी कह दिया जाए। यो इन्होंने घोषणा की, आप कह रहे हैं टोटली अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक है, अनरियलाइजेबल है, और मुझे लगता है कि अंग्रेजी में कहावत हो सकती है, इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, जो प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब एक ख्वाब दिखाने जैसी बात है। प्रोफेसर साहब ने कहा ये मुमकिन नहीं है। अगर 50 लाख भी सरकारी नौकरी देनी पड़ी तो कहां से आएगी भाई सरकारी नौकरी? और उन्होंने खुद ही कहा, आप लोग पूछेंगे कैसे व्यवस्था करेंगे, कहां से देंगे, पैसा कहां से आएगा, नौकरी कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा सब हम लोग कर चुके हैं, गुणागणित सर्वे किया था बिहार में, सारा डेटा हमारे पास है, कानून बनाएंगे, कलम से सबको नौकरी दे देंगे। सर मुझे तो 2-3 बातें और स्ट्राइक की। ये तो बात बड़ी घोषणा है ही उनकी। दूसरा ये कि इन्होंने जैसे कहा तेजस्वी सरकार, इंपॉर्टेंट बात, साथ ही मानने को तैयार नहीं है आपको डिप्टी सीएम का चेहरा। आप घोषणा किए जा रहे हो तेजस्वी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात, कोई इतनी बड़ी घोषणा करने के लिए तेजस्वी यादव अकेले आते हैं ना, परिवार में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वहां से कोई नहीं आता। आपका कोई सहयोगी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से यहां कोई नहीं दिख रहा, मुकेश सहनी की पार्टी से भी, यहां लेफ्ट से भी कोई यहां नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हर लिहाज से वो जो एक पुश दिखना चाहिए, सॉलिडारिटी जो दिखनी चाहिए, उसकी कमी नहीं दिखती आपको? वो तो दिखाई दे रही, वो इसलिए भी क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीटों पर झगड़ा हो रहा है। देखिए, तेजस्वी जी को एक आदमी ने मुख्यमंत्री मान लिया, वो है मुकेश सहनी, जो डिप्टी सीएम बनेंगे। उन्होंने वो डिप्टी सीएम है, मेरे मुख्यमंत्री सीएम और मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इसलिए आप ये मत कहिए कि कोई उनको नहीं मान रहा, केवल कांग्रेस नहीं मान रही, बड़ा दल है तो क्या हुआ, लेकिन वो नहीं मान रहे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि क्या इस जो घोषणा उन्होंने की है 20 लाख लोगों को या 20 लाख परिवारों को रोजगार देने की, वो एक परसेप्शन बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, ये मुद्दा है। क्या 20 लाख परिवार नहीं कहे उन्होंने, कहा हर परिवार, और बिहार में लगभग 2 करोड़ परिवार। मैं कह रहा हूँ, वो उन्होंने जो बात कही है वो 20 लाख परिवार, 20 लाख लोगों की कही है तो 20 लाख परिवार हो गए ना अभी, जबकि वहां 2 करोड़ परिवार। 20 लाख बोला इन्होंने? हाँ 20 बोला ना, 20 लाख रोजगार देंगे वो। 20 लाख मान लिए, चलिए आज 20 लाख उन्होंने 20 लाख बोला है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 लाख सरकारी। क्या लोग उसको मानेंगे सरकार की बारे में? और जैसे वो अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भाई 5 लाख को हमने दे दी तो 20 लाख को भी दे दूंगा मैं। अब वो कैसे देंगे, क्या देंगे, ये तो अलग बात है, चुनावों में तो ऐसी घोषणाएं होती रहती हैं।
और हम सब लोग इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उनको नहीं मिला, तो लोग दूध के जले छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं। तो इसलिए योजनाओं की घोषणा चुनावों में होती है, लेकिन क्या वो बदल सकते? देखिए, एक तो 10,000 रुपए की जो घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, वो इतना बड़ा झटका है दूसरे दलों को कि उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए, करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी दिख रहा होगा ना, उसका फीडबैक इनके पास भी आता होगा, उसका फीडबैक उनके पास आ रहा है, उसका ग्राउंड पर उसके लिए लोगों में कितना उत्साह है उस योजना के लिए। और 10-10 हजार रुपए करोड़ों लोगों के पास पहुंच चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। उनसे कहा आपको 2 लाख रुपए तक हम आगे इसमें दे सकते हैं, इसलिए उस योजना का कुछ तो कुछ कॉम्पनसेट करने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि वो तेजस्वी सरकार बार बार बात कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार कह रहे हैं। सर, एक छोटा कमेंट आपका उनकी घोषणा पर। देखिए, इससे बेहतर विकल्प तेजस्वी क्या कर सकते थे? सरकार में है नहीं, पैसा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकाउंट में पैसा भेजने की उनकी ताकत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है नहीं है, सरकार में है नहीं, तो वो यही कर सकते हैं कि हम आने पे क्या करेंगे। तो अब नीतीश कुमार ने इतनी योजनाएं घोषित कर दी, रोज नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणाएं की, तो अब तेजस्वी का बहुत कुछ बचा नहीं था। उनको लगा कि सारे विकल्पों में सबसे बेहतर यही विकल्प है कि हर घर में एक नौकरी की घोषणा करता हूं। तो जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने कहा या तमाम तरह की बिजली फ्री देने की घोषणा की है, उस पर शायद ये घोषणा भारी पड़ी। जाग उठी बहन जी। जी हां, मायावती जी अब पॉलिटिकली एक्टिव हो गई हैं। बसपा मुखिया मायावती जी ने 9 साल के बाद लखनऊ में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। आज लाखों की भीड़ के बीच, समर्थकों के बीच मायावती ने आज जोरदार दहाड़ लगाई है और सबसे ज्यादा हमला उनका समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर था। मायावती ने समाजवादी पार्टी के लिए दोगला शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए इन्हें कभी पीडीए की सुध नहीं आई, कभी पीडीए को याद नहीं किया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कुर्सी जैसे ही चली जाती है ये पीडीए चिल्लाने लगते हैं। इसके पीछे वजह है क्योंकि वो पीडीए सब मायावती जी वाला ही तो चाहते हैं वो। अब उन्होंने कहा कि सपा सरकार जब थी तो उसमें गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का कोई काम नहीं हुआ, उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। जनहित की योजनाएं इन्होंने बंद कर दी और जब दोगला चरित्र, अब ये दोगला चरित्र दिखा रहे हैं, पीडीए और पीडीए के महापुरुषों को याद कर रहे हैं। मायावती ने साफ साफ कहा कि ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना चाहिए। मतलब उनकी अपील यह है कि मत खिसको मत, उधर मत जाओ, आप बसपा के साथ थे, बसपा के साथ रहिए, डेटा कहता है। और चिंता मायावती जी की उसमें दिखाई देती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज दरअसल बसपा के संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, तो ये तारीख चुनी उन्होंने आज लखनऊ में एक शक्ति प्रदर्शन करने की। और दावा है कि कांशीराम स्मारक स्थल वहां पर है जहां कांशीराम जी की और मायावती जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। वहां 5 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी। इस सब के बीच मायावती जी ने एक बार फिर यूपी के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। देखिए, भीड़ दिख भी रही है आपको। मायावती जी को अगर वोट मिलता है तो पिछले लगभग 10 साल के सारे सियासी समीकरण उलट पलट हो जाते हैं और उनका निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी जो 8 साढ़े 8 साल से सत्ता में है उस पर कम है। ऐसा क्यों, इसकी भी हम बात करेंगे। एक मजेदार बात आपको मैं बताता हूं। कांशीराम जी अपने समर्थकों में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। एक रिफॉर्मर के तौर पर उनको देखा जाता है जिन्होंने दलितों को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक पार्टी ऐसी बनाई जो सत्ता में भी आई। मायावती जी में कहा 5 बार की मुख्यमंत्री है, 4 बार की मुख्यमंत्री है। अब लेकिन हैं तो पॉलिटिकल लीडर और एक पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव एक ऐसे कार्यक्रम में गए हुए हैं, इसका भी जिक्र किया मायावती जी ने। तो यह बताता है कि वो जो वोटर, वो मायावती जी का जो वोट है, दलित वोट, वो उसकी चिंता सबको है। इतनी, आप सोचिए क्या अगर बीजेपी सोचे किस दिन की साहब हमको यादव वोट चाहिए, तो क्या मुलायम सिंह जी की याद में समारोह करने लगेगा कहीं? लेकिन हो रहा है, कांशीराम जी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसकी बात करते हैं, एक एक करके आपको सुनाता हूं। पहले ये देखिए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर आज इस लाखों की भीड़ के सामने क्या बोला। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहां सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, 1 पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे।
लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती। अब मैं आपको इस एक डेटा देता हूं सर, विजय जी इसके बारे में आपको और बताएंगे। दलित वोट जिस तरीके से पिछले 3 इलेक्शनों में अलग अलग पार्टी के पास गया, उसमें सारी कहानी छिपी हुई है। लोग ये भी पूछ रहे हैं मायावती जी के इस वक्त एक्टिव होने की वजह क्या? भी तो 1.25 साल 1.5 साल दूर है ना, 1.25 साल तो है ही इलेक्शन में, तो 1.25 साल पहले इतना बड़ा मजमा लगाया उन्होंने, तो क्यों? इमीडिएट वजह क्या है? देखें यूपी में 20% दलित वोट है सर, सही, जिसमें से 12% जाटव कहे जाते हैं। वो जो जिस कास्ट से मायावती जी आती हैं वो सबसे बड़ा चंक है। मतलब उत्तर प्रदेश का 12% वोट जाटव वोट है और वो मायावती जी का बहुत कट्टर वोटर है, लेकिन वो भी टूट रहा है। यूपी में जाटव वोट की बात करें, बसपा को 2017 में मिला था पहले, जिसमें योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 87%, 87% जाटव वोट गया था इनको। मैं पूरे यूपी के 12% की वोट की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2022 में ये 65% हो गया, 87 से 65 आ गया, और 2024 के पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये 44% रह गया। केवल 44% जाटव वोट मायावती के अलावा किसी और को जाएगा, ये 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। बीजेपी का ग्राफ देखिए साहब, उसी जाटव वोट में 2017 में मिला था केवल 8%, 2022 में हो गया 21% दूसरे विधानसभा इलेक्शन में, और पिछले लोकसभा इलेक्शन में हो गया 24%। तो जाटव वोट का अगर 1/4 बीजेपी ले रही है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब सपा को 2017 में मिलता था मात्र 3%। ये बताता है कि सपा की तरफ तो, समाजवादी पार्टी की तरफ तो इस वोटर ने कभी नहीं देखा, कहीं भी और जाए समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे। 3% वोट गया था केवल, लेकिन 22 में 9% हो गया और पिछले इलेक्शन में हो गया 25%। ये चिंता है मायावती जी की, भाई मेरा कोर वोटर नहीं रहेगा मेरे साथ, तो मेरी तो राजनीति खत्म होगी ना सर। बिल्कुल ठीक बात है। कोर वोटर के हद ये है कि मतलब मायावती सोचती है ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को देखें, अगर 2017 का इलेक्शन और उससे पहले 2014 का इलेक्शन देखें, जब अमित शाह जी वहाँ गए, तो सबसे पहले उन्होंने फोकस जो दलित वोट में था उनका कि नॉन जाटव वोट पर फोकस किया जाए, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं थे कि बीएसपी से ये वोट शिफ्ट हो सकता है। और समाजवादी पार्टी अपने यादव वोट और जो नॉन जाटव वोट होता था उस पर, मतलब कोई लोग 20 साल पहले तक तो ये सोचते ही नहीं थे कि बीएसपी से वो वोट ले सकते हैं, शिफ्ट हो सकता है। लेकिन वो लगातार जिस तरह से हुआ, और वो वोट के साथ साथ सीट भी आप देख लीजिए, 2020 का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें बीएसपी को केवल 1 सीट मिली है। 2007 में 206 सीट थी, फुल मेजॉरिटी की सरकार, फुल मेजॉरिटी वोट बैंक था। हाँ? 2007 में 30% वोट बैंक, तो 206 सीट मिली है जिस पार्टी को 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो 2022 में 1 सीट पर आ गई है, और लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है उनकी। 10 साल के बाद 12 तक तो चीफ मिनिस्टर नहीं, 10 साल में वोट 30% से 10%, 12 के बाद से ही लगातार 200 से 1 आ गई, 1 सीट आ गई, और लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है। और वोट जो है उनका माना जाता है 12% टोटल, मतलब जाटा वोट सब मिला के, वो भी लोकसभा में आके 9% पर आ गया, तो वो भी घटा है। एक बात तो मैं आपको कह दूं कि आज मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, तो मुझे लगता है मान्यवर कांशीराम ऊपर से देख जरूर रहे होंगे, और अगर वो देख रहे होंगे तो इस बात पर भी चकित हो रहे होंगे कि हो क्या रहा है उनकी लेगेसी के साथ। हम मायावती को कैसे याद करते हैं और कैसे याद कर रहे हैं, आज मायावती कोशिश क्या कर रही है, इन बातों पर गौर करना चाहिए। बताएं। वो इसलिए जरूरी है कि जो वोट, जो दलित वोट का जो भाग, जो इसकी बात आप कर रहे थे कि वो आज भी मायावती के साथ है, और जो दूसरे के साथ डिक्लाइन हो रहा है और दूसरे के पास जा चुका है, तो क्या ये कोशिश समझी जानी चाहिए कि कम से कम अगर जहां दूसरी ओर नहीं जा रहा है तो कम से कम उन्हीं के पास उतना ही सिमटा रहे। तो ये वोट स्प्लिट करने का एक पैटर्न है, ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये जिस सामाजिक न्याय और जिस सामाजिक एक जिस एम्पावरमेंट के लिए कांशीराम खड़े थे, वो ये आज नहीं हो रहा है, और ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि दलित समाज आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि दलितों का एम्पावरमेंट हो, तो वो इससे मैं समझा नहीं, इस मायावती जी के इस एफर्ट में आपको कमी क्या नजर आ रही है? कमी सिर्फ इतनी ही नजर आ रही है कि ये इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि इसके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के आधार पर मायावती फिर से सत्ता में आए। वो संभव ही नहीं है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। ये कोशिश सिर्फ उतनी ही है कि वो फ्रैगमेंटेशन रहे। जो आप संख्या देख रहे हैं ना, वो संख्या
एक लाई गई संख्या हो सकती है, उस संख्या के आधार पर आप दलित एम्पावरमेंट की जो राह मायावती ने की सोची होगी वो नहीं दिखता। मैंने जब ये खबर देखी कि अखिलेश यादव एक कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर जब ये डेटा मेरे सामने आया तो मुझे जवाब मिल गया। आप सुनिए, देखिए डेटा। गैर जाटव का तो मैंने आपको बताया, पिछले इलेक्शन में 25% जाटव वोट अखिलेश यादव को मिला था। तो क्यों नहीं वो कांशीराम जी को याद करेंगे। अगर गैर जाटव की बात करेंगे तो ये और ज्यादा चौंकाने वाला डेटा है। बसपा के पास 2017 में 44% था, लोकसभा चुनाव आते आते पिछले साल ये 15% रह गया। मतलब चले ही गए ना दलित तो फिर गैर जाटव नहीं रहा है। एक्चुअली गैर जाटव इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वो गैर जाटव किसके पास है? 44% से 15% बीजेपी के पास। बीजेपी को 32% मिला था गैर जाटव वोट, दलित वोट 17 में, 22 में 41% बढ़ गया और घट के पिछले इलेक्शन में 29% रह गया। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिनको 2017 में मात्र 11% गैर जाटव दलित वोट मिला था और दलित और जाटव वोट मिला था मात्र 3%, उनका ग्राफ देखिए। 2022 में अखिलेश यादव को 23% नॉन जाटव दलितों ने वोट किया और पिछले साल लोकसभा इलेक्शन में 56% दलित उनके साथ चला गया। 37 सीटों पे चले गए सर, इसीलिए वो 37 सीट्स पे चला। अखिलेश जी तो हाँ, मतलब अखिलेश जी तो फोटो लगा ले अपने दफ्तर में कांशीराम जी के इतने वोट के लिए, तो क्यों सर? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से। अब मायावती अगर 9 साल में रैली करेगी सर, अगर 9 साल बाद मायावती अगर रैली करेगी तो दलित क्या करेगा? हाथ पैर धर के बैठा रहेगा। मायावती तो महलों में रहने लगी है। अब वो मायावती नाम ही है, माया की देवी बन चुकी है वो। क्या मायावती ने 2017 से 2012 तक की, जब विजय जी बता रहे थे 206 सीटों और 30% वोट बैंक मिला था, मायावती आज बताते कि 5 साल के पूर्ण बहुमत की सरकार में उसने दलितों के लिए क्या कर दिया। उसके बाद आप मायावती का देखिए 2000। ये सवाल तो हर सरकार से मायावती को समर्थन इसी बात का मिला था कि भाई दलितों ने एक तरफा दिया था कि हम मायावती को मुख्यमंत्री देना चाहते हैं और उसके बाद दलितों का उद्धार हो जाएगा। 2012 का जब चुनाव आता है तो 25% पर मायावती आ जाती है। 17 का चुनाव होता है तो और वोट कम होता चलाता है। और अगर 2022 का, अगर आप 24 का लोकसभा देखेंगे तो 9% पर मायावती आ चुकी है। एक विधायक है उमाशंकर सिंह, और वो भी क्या मायावती का विधायक है, वो तो वैसे भी हम योगी जी के करीबी है, बीजेपी का ही विधायक माना जाए। आज पार्टी की हालत क्या है? एक विधायक नहीं है। मायावती 2024 में लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ी? अगर इतना दलितों की बात थी, आप चंद्रशेखर आपका वोट लेके जा रहा है, नगीना से वो निर्दलीय चुनाव जीत रहा है। इन्होंने चंद्रशेखर, मायावती जी की सबसे बड़ी परेशानी है वो है चंद्रशेखर, जिनको रावण भी कहते हैं। अब आप सोचिए ना, वो आदमी अपनी एक पार्टी बना के निर्दलीय मान लीजिए उस आदमी को आप, वो लोकसभा का इलेक्शन जीत गया भाई। मायावती जी एक आदमी नहीं जिता, मायावती खुद चुनाव लड़ देती, आकाश आनंद को चुनाव लड़वा देती। आज मंच पे भतीजे थे आकाश आनंद से कब ये नाराज हो जाती हैं, पार्टी से निकाल देती हैं, फिर वापस ले लेती हैं, फिर चिट्ठी जारी करती हैं, ये नहीं, ये ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके ससुर साहब को पार्टी से निकाला, फिर ससुर साहब ने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, फिर उनको वापस ले लिया। अब मायावती जी क्या उस ट्रैप में फंस गई हैं? ये जो परिवार वाला जो ट्रैप है उसमें आ गई। देखिए, जिस भी ट्रैप में वो फंस गई हैं, क्या आज हम मायावती को उसी रूप में समझ सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस रूप में आज से कम 15 वर्ष पहले समझा जाता था, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, जब मायावती के पास एक सत्ता की चाबी होती थी। आज मायावती के पास एक जो मुझे लग रहा है कि वो एक सेकंड फिडल जो एक तरीका माना जाता है, उस रूप में देखी जा रही है, कम से कम पब्लिक परसेप्शन में। ये हो सकता है कि वो कोशिश करें और हो सकता है भविष्य में कुछ सफलता भी मिल जाए, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, मैंने जो सैद्धांतिक तौर पर देखा है कि भारतीय राजनीति में, खास करके राज्यों में जहां 2 से ज्यादा दल सक्रिय हैं, वहां पर वस्तुतः अगर जो कंपटीशन होता है, आप सभी राज्यों में देखिए, तो वो 2 दलों के बीच में ही होता है जो कि मुख्य स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त ध्रुव है, दूसरे ध्रुव के रूप में वहां समाजवादी पार्टी है, और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के आसपास ही ये लामबंदीकरण होगा। जिन तत्वों की, ये बात आपकी मैं सहमत हूं। बिहार में ऐसा नहीं सर, बिहार में तो 3 पार्टियां नहीं, लेकिन किसी भी एक इलेक्शन में 2 ही दलों के बीच में, हाँ, दल कितने भी हो, लेकिन इलेक्शन बाइपोलर ही होता है, और उसमें मायावती जी फिट नहीं हो रही, नहीं होती किसी खांचे में। बिल्कुल, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि मायावती ने आज की रैली जो पिछली बार की थी 9 साल पहले, वो भी 9 अक्टूबर 2016। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं इसी इशू पर, अभी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है, और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे,
तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। समाजवादी पार्टी, नेताजी, डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। देखिए, अखिलेश जी ने कांशीराम जी को याद किया और उन्होंने कहा कांशीराम जी को तो नेताजी ने सांसद भी बनाया था। आज बड़े याद आ रहे हैं कांशीराम जी। कांशीराम जी याद आ रहे हैं। वैसे आपको याद होगा 93 में जब ये बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तो उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो वहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, मिलकर सरकार बनाई, और उस समय नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो एक बड़ा फैसला था जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी आई, और उसके बाद एक बड़ी खराब घटना हुई, गेस्ट हाउस कांड, जिसे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। एक ही बार दोनों साथ आए और उसी में फिर बड़े उसमें खत्म हो गया। और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई 95 में मायावती जी ने। बीजेपी के साथ ही ज्यादातर सरकार बनाई, 2007 को छोड़ दे तो तीनों बार। और फिर उसके बाद अभी 2019 के इलेक्शंस में मायावती और अखिलेश साथ आए, जिसमें बुआ भतीजे की जोड़ी जो बनी, और उसमें भी बीएसपी को 10 सीटें मिल गई, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, लेकिन तब भी वो नाराज थी कि मुझे कम वोट मिला है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आज हम उनको कर रहे हैं। आज की ये जो रैली है वो ये बता रही है कि आप मायावती जी को खारिज नहीं कर सकते। वो बाउंस बैक करने की कोशिश है। अब तुरंत चुनाव में नतीजों में क्या होगा नहीं होगा, वो पिछले 4-5 साल से तो चुपचाप बैठी थी। इस तरह से वो बाउंस बैक करके, और उन्होंने बताया है कि दलित वोट जो है आज भी उनके साथ है। मतलब विधानसभा में 1 है एमएलए, लोकसभा में 1 सीट नहीं है, फिर भी 5 लाख लोगों की रैली करना है, या 2 लाख होंगे जो सही बात, ठीक है, लेकिन अब वो उसमें से कितना वो रिटेन, जैसे उन्होंने कहा कि उसको जो बचा कुचा रह गया वो तो ना जाए कम से कम। हाँ, तो वो एक बड़ी चुनौती उनके सामने। 10% वोट तो आज भी है उनके पास। अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कल होगा, और इससे ठीक एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने गजब की मार्केटिंग की है। ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, द पीस प्रेसिडेंट, शांति लाने वाला राष्ट्रपति। और इसकी एक बड़ी सी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। द पीस प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। अब ट्रंप तो खुलेआम कहते हैं मैं नोबेल पुरस्कार चाहता हूं, लेकिन आजकल थोड़े से निराश हैं उनको। अब वो ये कहने लगे हैं कि मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है, लेकिन मुझे देंगे नहीं है लोग नोबेल। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कह देते हैं कि वो शांति का नोबेल किसको जा रहा है। अब मन में तो कसक है, लेकिन सवाल यह है कि अब जो काम ये कर रहे हैं इस वक्त गाजा में, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध रुकवा रहे हैं, वो काम अगर वाकई हो जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर इनको मिल भी जाए नोबेल, लेकिन वो काम फिर पक्का होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये हमारी खबर है, आपको बताते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि उस पीस प्लान पर हमास ने दस्तखत कर दिए। ये बैठक चल रही है इजिप्ट में, मिस्र में, और वहां पिछले रविवार से जो है लगातार, आप समझिए 4था दिन हो गया है, लगातार बैठकें हो रही हैं, और अभी तक हमास ने बस उस डॉटेड लाइन पर साइन नहीं किया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हमास ने वो दस्तखत भी कर दिया है, मतलब वो इजराइल के सारे बंधकों को रिहा करने पर अपनी सहमति दे चुका है। और इजराइल भी कह चुका है कि जो पहले चरण में उसको थोड़ा पीछे हटाना है अपनी सेनाओं को, उसके लिए वो तैयार है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको इसकी और दिखाता हूं।
ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे और मीटिंग चल रही थी, इसमें मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री हैं वो उस वक्त मीटिंग में नहीं थे, वो पीछे से चल के आते हैं और मार्को रूबियो आकर के उनके हाथ में एक कागज था, वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर वो एक पर्ची पास करते हैं। देखिए पीछे से आपको देखा ट्रंप के हाथ पे उन्होंने एक पर्ची दी। ट्रंप थोड़ा 30-40 सेकंड लेते हैं, बड़े गौर से उस पेपर को पढ़ रहे हैं, कैमरा भी जूम इन होता है, कुछ दिख जाए, लेकिन ऐसे को तो पता चलता नहीं। लेकिन ट्रंप ने उस पेपर को पढ़ा, जो नोट दिया था उसको ध्यान से उन्होंने देखा और फिर रूबियो को उन्होंने अपने पास बुलाया। इनके विदेश मंत्री ने इनके कान में जाकर के कुछ कहा और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है और मिडिल ईस्ट में जंग रुकने की कगार पर है, ये मुझे अभी अभी बताया गया है और वहां पर शांति आने वाली है और मुझे बहुत जल्द जाना होगा यहां से और बस मैं आपके 2 सवाल लूंगा और मैं जाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए। और इसमें बता दूं आपको, यह भी कहा ट्रंप ने सब कुछ ठीक रहा तो मैं रविवार को इजिप्ट जाऊंगा शायद। अब इजिप्ट मतलब उन्होंने कहा मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा, अब वहां वो गाजा तो नहीं जाने वाले, लेकिन इजिप्ट जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं। तो उन्होंने अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाता है तो मतलब काम पक्का हो रहा है। ट्रंप की बात सुनिए। Well, they're smart, but they're not smart enough. Oh, my microphone's broken. They're smart, but they're not smart enough. They have been covered by these liberal cities for so many years. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments to find the criminal conspiracy. Okay. I'm just given. I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. I have to go now to try and solve some problems in the Middle East, although I'm very well represented by our Secretary of State. He could probably do an even better job than me, but who knows? We don't want to take any chances, so we're going to go and do that. Thank you all. We're going to get peace in the Middle East. That's what we want to do. Thank you very much, everybody. और ये कहकर ट्रंप उठ गए प्रेस वार्ता में से। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये जो शांति की पहल हुई है इसका स्वागत किया है। प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी 2 बार ट्वीट करके बात कही थी। अब उन्होंने कहा है कि ये पीस प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देता हूं। उन्होंने ट्वीट करके नेतन्याहू को भी बधाई दी है और ट्रंप अब से थोड़ी देर पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी माफ कीजिएगा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति के मार्ग से समझौते का पक्षधर रहा है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। इसके बाद तो कुछ नहीं है। आपको बता दें इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस बात की पुष्टि की है कि ये डील हो गई है, मतलब डील का पहला चरण उस पर दोनों सहमत हो गए, हमास और वो। उन्होंने लिखा गॉड ब्लेस इजरायल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस दिस पार्टनरशिप। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खूब धन्यवाद किया और ये उन्होंने लिखा कि भगवान हमारी इस ग्रेट अलायंस की रक्षा करे और हमारे बंधकों की सकुशल रिहाई के लिए मैं ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। सर मतलब बात बन गई ऐसा लगता है। हम लोग भी रोजाना इस पर बात करते हैं, लेकिन आज आई कोई पक्की खबर है, लेकिन फिर भी अब भी मैं समझता हूं कि जब तक हमास की तरफ से कोई बात नहीं आई, क्योंकि असली पॉइंट तो वहां पर है ना, अटका हुआ तो वहां है। ट्रंप साहब और नेतन्याहू तो हमेशा से ही तैयार हो रहे हैं, लगातार फर्स्ट फेज के लिए तैयार हो गए हैं और अच्छी बात है वैसे कि यदि ऐसा हो जाए। अब तो शांति पुरस्कार तो मुझे लग नहीं रहा कि इस बार अभी मिलने वाला है, लेकिन वो बड़ी बात है कि उससे ज्यादा शांति के रास्ते पर चले जाएं। और यदि इसमें ट्रंप जो है लगातार कोशिश भी करते रहे, ऐसा नहीं हर चीज को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। ट्रंप हमारे साथ जो कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये एक अच्छी यहाँ पर उन्होंने अच्छी पहल की और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिस पर उन्होंने काम किया है और जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको बताया और उसके बाद अनाउंस किया, इसका मतलब कुछ कॉन्क्रीट बात हो गई है।
और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। इसका मतलब उनके पास भी ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही हवा में तो बोल नहीं देंगे, वहाँ पर मर के साथ बातचीत में इस बात की चर्चा करें तो देखना चाहिए। लेकिन फिर भी हमास के थोड़े से साइन, मैंने हमास के बारे में जो पढ़ा, जो जानकारियां आई हैं, हमास की उसको अभी भी उसने ये कहा है कि हम पहले चरण के लिए तैयार हैं, बंदूकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन और कुछ मुद्दों पर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। उसके सबसे बड़ा हमास को दिक्कत है कि मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैंने जो अभी लेटेस्ट पढ़ा उसमें ये भी किसी ने रिपोर्ट किया कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इजराइल पूरी वापसी करेगा गाजा पट्टी पे, और गाजा का एज अ नेशन, एज अ स्टेट क्या भविष्य है वो भी हमको बताया जाए अभी उसको, क्योंकि वो इस पीस प्लान में वो नहीं है, वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट फेज के लिए तैयार है, बंधक छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, जब भी इंटरनेशनल पीस प्लान दिए जाते हैं तो एक तो पहली बात यह है कि उसमें सिर्फ 2 राज्यों के बीच की स्थिति नहीं होती, उसमें कई और राज्य भी इन्वॉल्व हैं। कतर के द्वारा बैकिंग था, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि इसको हमें थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना चाहिए। एक दूसरा ये है, चूंकि ये स्तरों में होगा, पहले फेज में होगा, उसमें कुछ मानवीय राहत के प्रयत्न किए जाएंगे, जो डी एस्केलेशन जितना होता है उतना किया जाएगा, बंधकों की रिहाई होगी, कैदियों की रिहाई होगी, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनेगा। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कि पीस मेकिंग भी होता है, पीस कीपिंग भी होता है, बट मोर इम्पोर्टेंट पीस बिल्डिंग होता है। तो पीस बिल्डिंग के लिए धीरे धीरे क्रमिकता से ही ये कार्य हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारत का संदर्भ है, क्योंकि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारत हमेशा से ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत का समर्थन तो कर ही रहा है। हमारे लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फिलिस्तीन भी महत्वपूर्ण है। 90 लाख के आसपास हमारे प्रवासी लोग वहाँ रहते हैं, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हमें लगता है कि कॉशियस, धीरे धीरे क्रमिकता से ही हमें इस खबर को देखना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है कि इंडिया, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहें तो ट्रंप की विश्वसनीयता उतनी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है मुझे लगता है कि ये, हाँ नहीं, आपने ठीक कहा, पूरी दुनिया बड़ी कॉशियस है इसको लेके। देखिए, ऐसा नहीं है 2 साल से जंग चल रही है, इससे पहले सीज फायर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है 2 बार सीज फायर पहले भी हो चुका है, बंधक पहले भी छोड़े हैं हमास ने, इस बार उसको सारे बंधक छोड़ने हैं। हाँ। दूसरा, उसको खुद हथियार छोड़ना है। तीसरा, इजराइल को पीछे हटना है। तो जैसा आपने कहा, स्टेप बाय स्टेप क्रमवार होगा। देखते हैं कि ट्रंप इस पूरे पीस प्लान को जब तक वो खुद थामे रहेंगे तब तक थोड़ी गुंजाइश है कि शायद ज्यादा। निश्चित रूप से सोमवार तक जो बंधक है दोनों छोड़ दिए जाएंगे। 2000 फिलिस्तीन के जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा, और हमास के पास जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, इजराइल और हमास के पास तो कोई डेडलाइन नहीं थी, वो 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ सकते थे, लेकिन ट्रंप साहब के पास तो डेडलाइन थी, उनको तो आज ही करवाना था, उन्हें पता था। हाँ, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद होगा तो कोई मतलब नहीं मेरी मेहनत का, तो जो भी करना है आज करो। मिलेगा नोबेल ट्रंप को। देखिए, मुझे लगता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी कभी जीवन में इतनी तनाव में नहीं रही होगी पीस प्राइज देते हुए जितनी इस बार रही होगी। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने बार बार जिक्र करा है, मुझे लगता है कि अगर वो अलास्का वाली मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती, अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता और उसके बाद ही होता, तो यह तय था कि फिर ट्रंप को मिलता। अभी 50% पे पहुंच गए वो, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए, तो वो 50% पे पहुंचे हैं वो अभी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, तमाम तरीके की कोशिश की है, लेकिन अब दोनों नहीं, वाइस हाउस ने जरूर बता दिया होगा, लेकिन अब दोनों समस्या है। नोबेल पीस प्राइज का एक अलग होता है, अगर वो दे देंगे तो नहीं रहेगा कि ट्रंप के दबाव में दिया गया। दुनिया में चर्चा होगी कि ट्रंप का इतना दबाव था तो नॉर्वे ने दब के दे दिया है, और नहीं देंगे। आपको याद नहीं, मैंने एक बार खबर बताई थी, बिल्कुल खबर छपी थी सर, सुनिए मजेदार खबर, अब से पुरानी हो गई, 2-3-4 हफ्ते पहले की है, लेकिन ये तो तब से ही दावा कर रहे हैं ना। इन्होंने नॉर्वे के एक मंत्री को फोन किया ट्रेड के लिए, ट्रेड टॉक हो रही थी, तो उसमें 3-4 लोग और कॉल में रहे होंगे। वो ट्रेड की बात करते करते उससे पूछते, अच्छा वो नोबेल का क्या हो रहा है? ट्रंप ने फोन पे पूछ लिया नॉर्वे के मंत्री से, नोबेल का क्या कर रहे हैं? तो वो इनको इतनी शिद्दत से नोबेल पीस प्राइज, उसमें ये भी है ना कि कंटेंडर कौन और कौन है, क्योंकि अभी वो दुनिया में ऐसा दिख रहा है कि वही सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, आपको अजीब सी बात है कि ऐसा नोबेल पीस प्राइज ऐसा लग रहा है कि बस इंस्टेंट कॉफी है कि हमने ये कर दिया, ये प्राइज मिल जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है और जिन कार्यों के लिए मिला है, वो दरअसल वर्षों तक किया गया लगातार कार्य होता है, वो कोई इमीडिएट नहीं होता उसके लिए। हाँ, तो ये उसके बाद भी नोबेल प्राइज कमेटी चूकी है, महात्मा गांधी को नहीं दे पाई ना, इतने बड़े व्यक्तित्व को नहीं दे पाई, वो चूकी है उसके बाद भी। अरे चलिए, अब आगे कुछ आपको अपने पड़ोस की खबर हम बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के अब तो ढेरों प्रमाण हैं।
पाकिस्तान के खंडहर एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, देश की सेनाओं ने प्रमाण दिया है। हमारे यहाँ भले ही विपक्ष के कुछ सेक्शन को ना भरोसा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब हिसाब बराबर करने का मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुंबई आया हूँ तो 2008 में यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था। उस वक्त की सरकार ने क्या किया? पहलगाम में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, कश्मीर में उससे पहले जो टेरर अटैक हुए पुलवामा का, तो हमने घर में घुसकर मारा। आपने 2008 में किस देश के दबाव में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जब सेना तैयार थी? और उन्होंने उसके लिए जो पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम, कांग्रेस के नेता, उनके बयान को, इंटरव्यू को आधार बताया और कहा कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो होम मिनिस्टर रह चुका है वो कह रहा है कि मैंने भी कहा था हमें हमला करना चाहिए। किस देश के दबाव में नहीं किया? अब जब आप नरेंद्र सरेंडर का चलाओगे नैरेटिव तो उनको मौका मिला है और दिया है ये मौका कांग्रेस ने और पी चिदम्बरम ने उनको। तो आज प्रधानमंत्री खुलकर कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि दबे और झुके तो तुम थे अमेरिका के दबाव में, हम थे। सुनिए। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया। आप देखिए, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस तो होती नहीं। तो जो बोल दिया चिदम्बरम साहब ने वो तो बोल दिया, अब वो उस पर सफाई पे सफाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने कहीं अमेरिका का नाम नहीं लिया था। चलिए, अब उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर जो सफाई दी है वो देखिए। उन्होंने कहा मैं कोट कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, और फिर आगे उन्होंने जो अंग्रेजी में अखबार में स्टेटमेंट छपा था प्रधानमंत्री का वो कहा। फिर ट्रंप लिखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उस बात का, चिदम्बरम लिखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने बोला कल मुंबई में, इस बयान के 3 हिस्से हैं और तीनों गलत हैं। 3 हिस्से क्या हैं? कि भारत 26/11 का सैन्य जवाब देने के लिए तैयार था, किसी तीसरे देश ने हम पर दबाव डाला और कांग्रेस की सरकार ने सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। तो अब चिदम्बरम कह रहे हैं ये तीनों हिस्से गलत हैं। गलत कैसे हो सकते हैं? उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि सेनाएं तैयार थी हमला करने के लिए। मेरे ख्याल में उस वक्त जो नेवी के चीफ थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम हमला करने के लिए तैयार थे, हम चाहते थे कि पाकिस्तान को सैन्य तरीके से जवाब दिया जाए। तो यह बात तो गलत है कि सेनाएं तैयार नहीं थी, देश तैयार नहीं था, तैयार था। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश ने दबाव डाला, यह बात नहीं मोदी जी गलत कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब, आपके इंटरव्यू में आपने खुद ये बात बोली कि मैंने कहा था हमला करना चाहिए, प्रधानमंत्री से कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे स्पष्ट जवाब नहीं दिया, मनमोहन सिंह जी ने। फिर आपने कहा चिदम्बरम जी ने कि उस वक्त हमारे विदेश मंत्रालय की यह राय थी कि हमें डिप्लोमेसी के जरिए करना चाहिए। विदेश मंत्रालय राय कैसे बना लेगा साहब? तो प्रणब मुखर्जी थे, कैसे बना लेगा राय? विदेश मंत्रालय या तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बिना पर राय बनाएगा, नहीं तो देश का प्रधानमंत्री उसको डायरेक्शन देगा। कुछ तो था जो उसके पीछे बात थी। अच्छा, आपने ये बोला कि पूरी दुनिया दिल्ली में आ गई थी, कॉन्डोलीजा राइस यहां पर आ गई थी और जिक्र किया आपने, सब कह रहे थे युद्ध नहीं होना चाहिए। तो जब आपने अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम ले दिया तो बचा क्या? और तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है? लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने नहीं कहा था सरकार को। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं तैयार था। मैंने ये सुझाव दिया था कि आपको हमला करना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई ना। कुछ इस प्रकार की बात, ये प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही था कि वो आपने कहा कि मैंने कहा था, तो कहा। लेकिन चिदम्बरम साहब ने जब आज भी ये प्राइम मिनिस्टर के भाषण पे जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया। कहना चाहिए था ना कि ये बात सही है कि मैंने कहा था। हाँ, जितनी बातें उन्होंने 3 कंट्राडिक्ट की है। अच्छा, अब मोदी जी क्यों ना अब आपको मतलब यूं ले, देखिए आड़े हाथ, आपने उनको इतना कहा, आप अमेरिका के दबाव में झुक गए, सीज फायर कर लिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। नहीं, बट ये ऐसा है, ये इसमें हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है?
आश्चर्य क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो तय है, अच्छा बुरा बात की बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो सरकार थी उस समय की, उस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था, ये तो कहा ही नहीं जा सकता ना। वो ठीक है बात। और जब पॉलिसी पैरालिसिस है, आपके जितने अंग हैं, जो आपके संस्थाएं हैं, आपकी जो एजेंसियां हैं, अगर वहां से आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, देखिए मुझे लगता है गवर्नेंस चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसमें विल ऑफ लीडरशिप, मैं आपको बात कह दूं कि जब हम राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं ना, तो राष्ट्र शक्ति में बड़े एलिमेंट्स होते हैं, कई तत्व होते हैं, जिसमें एक तथ्य है कि भाई हमारी भूगोल क्या है, हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सैन्य शक्ति क्या है, लेकिन उससे बड़ा अगर कोई सबसे बड़ा तत्व होता है तो होता है पर्पस, स्ट्रैटेजिक पर्पस एंड विल ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप का जो विल है, दृढ़ता है, इच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। सर वो मनमोहन जी सरकार का विल कैसा था और किस तरीके से काम करती थी, वो तो भी यासीन मलिक ने बताया ना कि किस तरीके से उन्हें पाकिस्तान बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने भेजा था और बाद में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात करी गई थी। तो जो सरकार एक अलगाववादी नेता को पाकिस्तान से बात करने के लिए इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकती हो, तत्कालीन गृह मंत्री उस समय जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा था कि आक्रमण होना चाहिए। उसके बाद अगर मनमोहन सिंह कहते कि मैं देखूंगा, विदेश मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी थे, और अगर ये कहते हैं कि भाई अभी नहीं कर सकते, तो ये बता रहा है कि आपको क्या इच्छा शक्ति थी, कि आपकी सेना तैयार थी, नेवल चीफ आपके कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से तैयार है, सेना चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और अगर प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं थी तो उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे अपने भाषण के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई बालाकोट के बाद हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया। तो तुलना होगी ना 2004 से 2014 तक का मनमोहन की सरकार और 2014 से लेकर 2025 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज की तुलना होगी। तो जनता को यह बताना भी पड़ेगा, और जनता इस बात को समझती है कि वो समय की सरकार कैसी थी, और यही कारण तो रहा। सर ये उसके बाद आपको याद है देश भर में जब बम ब्लास्ट हुए थे, तब क्या हुआ था? मुजाहिदीन नाम की बिल्कुल संगठन बना के वो जो भटकल था, बिल्कुल कहां गया? पाकिस्तान ही तो गया। पाकिस्तान में चुनाव जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी हमें कि हम चुनाव करवा सकते नहीं करवा सकते। उस समय आपको महबूबा और दोनों नेताओं से बात करनी पड़ती थी। ठीक, अभी देखिए आईना भी गलत चीज होती है ना, आपको दिखा देता है तो अपनी शक्ल देखनी पड़ती है उसमें, तो ये हो गया उनके साथ। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मतलब तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तालिबान का कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया, और वो भी विदेश मंत्री का स्तर का व्यक्ति, और आज ये यहां रहेंगे, दिल्ली में इनकी मुलाकातें होंगी, और शनिवार को यानी परसों ये जाएंगे दारुल उलूम देवबंद मदरसा। वहां जाकर के वहां के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी जी से मिलेंगे। इनकी मुलाकात, मतलब ये वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के, जिनका मैंने भी नाम लिया। फिर इनकी मुलाकात होगी मौलाना अरशद मदनी से, ये भी वहां कुछ हैं अरशद मदनी साहब, और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी इनकी मुलाकात होने जा रही है। तालिबान से जुड़े काफी लोग दरअसल दारुल उलूम देवबंद में तालीम लेने के लिए पहले आते थे, और ये आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, इनके इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में इस दौरे के बाद और मजबूती आएगी। अगर बयान है तो हम सुना दें विदेश मंत्रालय का। अच्छा खैर है नहीं, तो ये इसमें दो हिस्से हैं हमारे पास बात करने के लिए। ये इनका अफगानिस्तान आना ये कितना महत्वपूर्ण है, देखें ये इससे पहले चाइना में जाकर के पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इन तीन विदेश मंत्रियों की मुलाकात पहले हो चुकी है कुछ हफ्तों पहले। तो पाकिस्तान से इनके संबंध बहुत खराब हैं, ये खुद पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी करता है, वो कहता है वहां से टीटीपी के आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, बलूचों ने वहां पर कैंप लगा रखे हैं, और तालिबान की सरकार उसमें कुछ कहती नहीं। और तालिबान की सरकार को ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी कर रहा है और हम ये करने नहीं देंगे। तो वो तो बिल्कुल दुश्मनी सी उनकी हो चुकी है। इस बीच में ये भारत आ रहे हैं, तो इसमें चाइना और भारत जो अफगानिस्तान में अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, एक स्टेक लेना चाहते हैं, वो राइवलरी भी है। पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान में रहा है वो तालिबान के आने के बाद बहुत कम हो गया है। भारत उससे बहुत खुश है और भारत अपना इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ाना चाहेगा। लेकिन हमारा हाथ जो भी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में रहा वो पॉजिटिव रहा। हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने वहां मेडिसिन दी जब जरूरत पड़ी उनको, अभी भी जाती हैं, खाने पीने का सामान वहां पर जाता है। अफगान लोग भारत से प्यार करते हैं, तो हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन ये लड़ाई मोटे तौर पर इन तीन देशों के बीच में हो रही है कि अफगानिस्तान में किसकी ज्यादा सुनी जाए, वो भारत है, पाकिस्तान है या चीन है। और दूसरा इनका फिर देवबंद जाना। तो पहले सर ये इनके दौरे की बात कर लें, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
महत्वपूर्ण है। आप यदि ध्यान रखें कि जब हमारा कांधार हाईजैक हुआ तब भी यही थे, तो तालिबान का था, और भारत के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय हमारे रिश्ते नहीं थे उनके साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, और बड़ा मुश्किल हुआ था उस सारे पूरे जो एपिसोड था उसको ख़त्म करने का। लेकिन उस समय जो लोग, दुनिया के लोग समझ रहे थे कि तालिबान इसको अलग तरीके से लेगा, तालिबान की मदद से ही वो हुआ। नहीं, तालिबान की मदद से हाईजैक हुआ या नहीं, लोग छूटे? लोग छूटे क्योंकि जसवंत सिंह जी, ये हमारे NSA साहब जो हैं, डोभाल साहब, वो विवेक काटजू, वो सब लोग वहाँ पर डील कर रहे थे, और तालिबान के बिना वो हो नहीं सकता था। जबकि दुनिया भर के लोगों ने उस पर एक तरह से अपने हाथ छोड़ दिए थे। पाकिस्तान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, और दूसरे देश थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और बहुत मुश्किल हो गया था। अमेरिका ने उस समय, मुझे याद आता कि अमेरिका ने मना कर दिया था भारत को कि इस मामले में हम वो इंटरफियर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इवन तालिबान से बात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन वो बातचीत हुई, और तालिबान को सब लोग एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखते रहे। बहुत समय तक ये हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ से वापसी की, और तालिबान से पहले भारत ने अफगानिस्तान को रीडेवलप करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान की जो संसद है, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ पे जो इमारतें हैं, वो मोटे तौर पे भारत से बनी हुई है। और अफगान का और भारत का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, मतलब हजारों साल पुराना है। हमारी जो दिक्कत है वो यही, अफगानिस्तान से तो हमें भी प्रेम है, हम चाहते भी हमारे संबंध हो, लेकिन है वहाँ इस वक्त तालिबान, और तालिबान को दुनिया आतंकवादी मानती है। लेकिन क्या करना पड़ता है आपको कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो सरकार होगी, आप भी तो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी के हमारे मामले में कोई दखल ना दे, तो अफगानिस्तान में सरकार है तालिबान की, तो आपको उसी के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो एक मुद्दा है जिस पर आप भारत को करना पड़ रहा, मजबूरी का है या कुछ का है। लेकिन इसका एक जो लोकल डोमेस्टिक जो हिस्सा है, वो मुझे थोड़ा सा हैरानी करने वाला है कि वो विदेश मंत्री वहाँ देवबंद जा रहे हैं। अभी ये सरकार तो हमेशा ही देवबंद को और तालिबान को लेकर जोड़ती रही है। देखिए, हमेशा पहले देवबंद, सही कहा आपने, देवबंद को लेकर हमारे यहाँ पर एक सेक्शन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ अतिवादी शिक्षा ऐसा हम कहें, ठीक है। देवबंद कहता है हम तो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, तो ये बहस हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन तालिबान को लेकर तो कोई बहस नहीं है। तालिबान को आज वहां सरकार बन गई और हम उससे संबंध जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सही है, तालिबान को तो मोटे तौर पर एक अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट और एक बिल्कुल एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाला, बहुत संकीर्ण सोच वाला संगठन माना जाता है। आपको मालूम है आज अफगानिस्तान में वाईफाई तक बैन कर दिया गया है, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, घर के बाहर नहीं निकल सकती, सब कुछ वहां पढ़ना मुश्किल है, कोड़े मारे जाते हैं इस बार। लेकिन थोड़ा थोड़ा तालिबान भी बदल रहा है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद से तालिबान का इतना करीबी रिश्ता है कि वहां का विदेश मंत्री आएगा तो देवबंद भी जाएगा, ये कुछ लोगों को हैरान कर रहा है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो तालिबान है अफगानिस्तान में, वो दरअसल देवबंद के उस भाग का से प्रभावित है जो ज़्यादा उसकी कट्टर व्याख्या ज़्यादा की गई, और वो पाकिस्तानी मदरसाओं में उनके कई युवा जो नेताएं थे या जो लीडर्स थे, उनका प्रशिक्षण हुआ है। वो है जड़ें सहारनपुर में जो ये स्कूल है ऑफ थॉट, उससे वहाँ से निकली हुई है। पर मैं उससे अतिरिक्त एक बात आपको बताता हूँ कि देखिए, जो कूटनीति होती है ना, कूटनीति में हमारे पास अगर चॉइस हो, हम अपने पड़ोसियों का चॉइस अपने आप से कर सके, तब तो बात दूसरी है। लेकिन वो होता नहीं है। हमारे लिए जो मिडिल ईस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो पाकिस्तान से इतर है। हम ईरान की तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं वहाँ हैं। तो ये तो पुरानी बात है कि आपने अभी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, तो अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी तो है। सही बात। दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही प्रैग्मेटिसिज्म जिसको हम कहते हैं कि जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित करते हैं। तो सर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो दारुल उलूम बना है वो इसी मॉडल पे बना हुआ है, और ये विदेश मंत्री वहाँ पर पड़े हुए, जो जितने तालिबानी लीडर थे वहाँ पर पड़े हुए थे, तो उनका एक वो अटैचमेंट है, इसलिए वो देखने आ रहे हैं कि जो ओरिजिनल हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम है उसको देखा जाके, इससे वो विजिट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी एक समस्या है, भारत सरकार ने तो अफगानिस्तान को के तालिबानी शासन को मान्यता दी नहीं है। तो अब एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि भाई जब अभी विदेश मंत्री दोनों बैठेंगे तो दोनों राष्ट्रों के झंडे लगाए जाते हैं, तो झंडा कैसे लगाया जाएगा? तो ये एक बड़ा संकट भी उनके सामने। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? हम कब मिले थे उनसे पहली बार, आपको याद है ना? उसी कतर में, दोहा में जाके मिले थे हमारे विदेश मंत्रालय के लोग जाके। तो अब जब करना ही है तो फिर क्या आंखें चुरा के मिलना?
डिप्लोमेसी की अपनी चॉइस अलग नहीं है चॉइस नहीं है ना, डिप्लोमेसी में हम तय नहीं कर सकते ना, जो देश की सरकार पाकिस्तान को ये क्यों बहुत चुभ रहा होगा इस व्यक्ति का भारत आना, उसकी वजह ज्यादा देखिए। मुश्किल वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। 3 महीने में यानी जुलाई से सितंबर तक 901 लोगों की मौत हुई है आतंकवादी हमलों में, या टीटीपी बलोच जो संगठन है और सेना की उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ों में। सबसे ज्यादा अशांत केपीके रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, वही झगड़ा है। तालिबान कहते हैं ये तो हम और ये तो एक ही लोग हैं, मतलब अफगानिस्तान के पश्तून और वो। वहां पर 221 घटनाएं हुई, 638 लोग मारे गए। 3 महीने में 638 लोग मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 85 घटनाएं हुई 3 महीने में, 230 लोग मारे गए। सिंध में भी 16 घटनाएं हुई और 21 लोग मारे गए। ये सब जिनको पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज कहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इससे 3 महीना पहले और चले जाइए, अप्रैल से जून में तो 616 लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से देखें, पिछले 6 महीने में 1500 लोगों की जान जा चुकी है मुठभेड़ों में, हमलों में। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है इस वक्त, और इस बीच में इनका यहां आना, तो ये तो बहुत मिर्ची की तरह लगेगा पाकिस्तान को। 250 साल जिस देश ने आप पे राज किया, वहां का प्रधानमंत्री पूरा बोइंग जेट भर के 100 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर, 100 लोगों का डेलीगेशन, 100 लोग का डेलीगेशन लेके आ रहे हो, ले आए। वो जहाज में बैठ के आते हैं और जहाज में बैठ करके उनका प्रधानमंत्री जाता है कॉकपिट के अंदर, फिर वहां से फोन पर जो पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट होती है उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि हम सारे लोग जो हैं मिलकर मुंबई जाने वाले हैं। और कीर स्टारमर ने यह भी कहा कि मैं जब वापस इस फ्लाइट में बैठूं तो मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किए भारत में जाकर के। वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, और यूके दुनिया की एक शक्ति है, इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप वो वीडियो देखिए जरा जो खुद उन्होंने बनाया, यूके के प्रधानमंत्री ने, और उसको जारी किया। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit, and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight, and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. Excellent. Fantastic. A natural. Did you say when I'm taking off? Yes. तो आप देखिए, ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस से हमने कल बात की थी, आपका पक्का दोस्त है। यूरोपियन यूनियन के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं, यानी पूरा यूरोप आपके साथ है इस वक्त। कनाडा से आपके संबंध ठीक होने शुरू हो चुके हैं। तो वेस्ट के साथ भारत की एंगेजमेंट कितनी पॉजिटिव है, ये तो उस वीडियो में खुद कीर स्टारमर ने बता दिया। निश्चित रूप से, और उन्होंने बहुत मतलब शुरुआती बहुत बेहतर करी। कल रानी मुखर्जी के साथ उन्होंने पिक्चर भी देखी मुंबई में। वो फिल्म सिटी गए, हाँ फिल्म वहाँ पर गए, स्टूडियो, मुझे लगा स्टूडियो, हाँ पृथ्वी आर के स्टूडियो भी गए थे। तो ये एक शुरुआत है। जिस तरीके से उन्होंने समझौते कि नो कैंपस, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, नो यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस भारत में खुलने वाला है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स के क्षेत्र में हुआ है, तो तमाम क्षेत्रों में भारत के साथ उन्होंने समझौता किया। और ये बताता है कि भारत के साथ ब्रिटेन तमाम क्षेत्रों के अंदर जो बिजनेस करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना इच्छुक है कि 100 लोगों की टीम लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई आपको जितना भारत के साथ समझौता करना कर लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि 2014 के बाद से भारत ने जो प्रगति करी है तमाम क्षेत्रों के अंदर वो उल्लेखनीय रही है। तो ब्रिटेन को लगता है टैरिफ लगा लें, बिल्कुल अकेले उनके टैरिफ लगाने से किसी बिल्कुल। उसके बाद भी मतलब ब्रिटेन जिस तरीके से भारत के साथ सारे संबंध और सारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है, समझौते कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यक्तिगत जो संबंध है वो देश की आज जो स्थिति है कि दुनिया आज भारत के पास एक उम्मीद से देखते हो सारे संबंध करने जा रही है। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस दिशा में। मैं समीर जी आपको ये बता दूं कि लगभग 2014-12 से लेकर लगभग 17 तक मुझे मौका था, मैं इंग्लैंड में एक विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहा था, और उसी समय ब्रेक्सिट जब वहाँ हो रहा था तो लोगों से वहाँ बातचीत होती थी, कई लोगों को बहुत सारी असुरक्षाएं भी हो रही थी वहाँ इंग्लैंड में। तो ये एक बिल्कुल उसी समय जो एक माहौल वहाँ बन रहा था वो ये था कि ठीक है, हम ब्रेक्सिट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और भी राज्य हैं, और जिन राज्यों को बहुत ऊपर की सूची में रखा जाता था वो भारत है। आप अगर इंग्लैंड में देखेंगे तो जिस प्रकार से भारतीयों की जब ये यूरोपियन यूनियन से अलग हुए तो भी इनको भारत ही दिखता था, बिल्कुल दिख रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बहुत समय लगा, उसमें बीच में कोविड का आना भी एक कारण रहा होगा जिससे हमारे वो फ्री ट्रेड नहीं हो पाया। नहीं तो आज जो भारत शायद मुझे लगता है संभवतः
इंग्लैंड के लिए जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले राज्य होगा उसमें से एक पार्टनर्स। बिल्कुल बिल्कुल। एक फोटो स्टारमर ने डाली कि जो प्लेन से जब उतरे हैं तो वो 100 लोगों का जो डेलीगेशन है ना, उसमें आगे वो खड़े हुए हैं स्टारमर, और वो सारे के साथ ये फोटो भी उन्होंने डाली है। दूसरी बात एफटीए की नहीं है, इंपॉर्टेंट है, अभी वो सीटा कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड, और वो 2035 तक का है। तो ये 10 साल के लिए जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसमें, जिसमें भारत और इंग्लैंड की अगली खबर, मैं खबर को आज छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वक्त इसलिए हमने रखा अलग से। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप के मामले में 20 बच्चों की मौत, अकेले मध्य प्रदेश में, और मेरे ख्याल से तो सारी एक ही जिले में हुई, छिंदवाड़ा में। अब ये जानलेवा दवा, खांसी की दवा सप्लाई कहां से हुई थी, वहां तक लोग, पुलिस पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसने जो इस ड्रग को बनाया था, उसके मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार भी कर लिया। तमिलनाडु में वो फरार चल रहा था। तमिलनाडु में ही फैक्ट्री थी, एसआईटी बनाई गई मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा, और उसने इस रंगनाथन को देर रात चेन्नई में अरेस्ट कर लिया है। अब इसे पूछताछ जारी है। जो छप रहा है वो बड़ा खौफनाक है कि ऐसी जगह पर कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि यहां दवा बनती होगी, इतनी गंदगी, खंडहर, उस जगह पर ये दवा बन रही थी और सप्लाई हो रही थी। अब चेन्नई ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जब पहुंची है तो वहां उन्होंने कंपनी के कांचीपुरम की फैक्ट्री पर जाकर पहले तो छापा मारा, फिर तमिलनाडु की सरकार ने वो फैक्ट्री सील कर दी है। सिर्फ मध्य प्रदेश में इस कोल्ड्रिफ्ट नाम की कफ सिरप से 20 बच्चों की जान चली गई, और सबसे ज्यादा जाने गई छिंदवाड़ा जिले में। ये इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, इस 2011 में इसने ये कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने का लाइसेंस मिला था, मतलब ये 14-15 साल से बना रहा है ये दवाई। तब से लेकर अब तक किसी की जांच के दायरे में ये नहीं आया कि क्या बनाता है, क्या बेचता है। छोटी सी बिल्डिंग में कंपनी चलती थी, यहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना नियमों का कोई पालन, ना साफ सफाई। हैरानी की बात यह है कि जहां मध्य प्रदेश के बच्चों की मौतें हो रही थी, वहां इस सिरप का सैंपल पोस्टल सिस्टम से भोपाल भेजा गया। अब ये वो जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था, सुनिए। और आप, मैं तो सर पीट रहा था अपना। 29 सितंबर तक 10 बच्चों की जान जा चुकी थी छिंदवाड़ा में। 10 बच्चे 29 सितंबर तक खत्म हो चुके थे। ये जहरीली खांसी की दवा पे, खांसी की दवा है, कोई ऐसा ही उनको बीमारी नहीं थी, नॉर्मल खांसी की दवा दी मां बाप ने और बच्चे मर गए। 29 सितंबर तक की जानकारियां सबके पास थी कि बच्चों की जान जा रही है और कफ सिरप में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग ने वो इस कफ सिरप का सैंपल उनको छिंदवाड़ा से भोपाल भेजना था, क्योंकि टेस्टिंग लैब वहां पे थी। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक दिन में आदमी सुबह चलेगा तो शाम को पहुंच जाएगा। इन्होंने उसको बाय पोस्ट भेजा सैंपल को, जब तक 10 बच्चे मर चुके थे। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट में, क्योंकि सोर्स बता रहा हूं मैं, जहां से बता रहा हूं आपको। 3 दिन तक नहीं पहुंचा वो सैंपल छिंदवाड़ा से राजधानी भोपाल। जहरीला सैंपल पहुंचने में 3 दिन लगा दिए। इस बात की कोई माफी हो सकती है? 3 दिन तक वो जहरीली दवा चल रही थी लोगों के बीच में, उसके बाद और बच्चे मरे। वो ऐसे भेजा जिसमें कोई, अरे कुरियर भी करते हैं तो पता कर सकते हो आपका, हमने जो भेजा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये नॉर्मल पोस्ट से भेजा 3 दिन तक। और तमिलनाडु में क्या हो रहा था? तमिलनाडु में खबर पहुंच चुकी थी कि ये कफ सिरप से लोगों की मौत, बच्चों की जान जा रही है, और ये तमिलनाडु में फैक्ट्री है। 2 दिन के अंदर सैंपल भी मिल गया, सैंपल भेजा भी गया, उसकी टेस्टिंग भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, और फैक्ट्री सील भी हो गई, बंद, बैन हो गई दवाई। 48 घंटे में सब कुछ कर लिया तमिलनाडु ने। मध्य प्रदेश 3 दिन तक सैंपल ही नहीं भेज पाया। आगे सुनिए आप, 3 दिन तक तो सैंपल नहीं गया। फिर उसके पहले ही रिपोर्ट नहीं आई सैंपल की। 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने यह दावा कर दिया कि सिरप ठीक है। उप मुख्यमंत्री भी है राजेंद्र शुक्ला। रिपोर्ट आने से पहले आप कैसे कह सकते हो कि कफ सिरप ठीक था? नहीं, तब तक वो फिर और बिकता रहा। आगे सुनिए, ये मैंने आपको तमिलनाडु की बात तो बताई, 300 किलोमीटर दूर वो, ये नहीं हुआ कि अपने गाड़ी से भेज दें, कुछ भेज दें। सर इसके बाद जो है और शर्मनाक बात, जब ड्रग बैन हुई पहली बार मध्य प्रदेश में, तो केवल छिंदवाड़ा में बैन हुई। तो समझ नहीं पा रहा इस बात को, केवल उस जिले में ही बैन की जहां मौत हो रही थी। अरे तो दवाई तो हर जगह बिक रही होगी ना, वो बाद में जाकर के उसको जो है बैन किया गया है। और इस सब के बारे में जब पूछा गया वहां पर अधिकारी से कि भाई साहब आपने ये क्यों भेजा, ये सैंपल भेजने में इतनी देर क्यों हुई, तो उन्होंने कहा ये सिस्टम ही है सर, ये इसका हम डाक से ही भेजते हैं।
नहीं, असक्षमता। अजय वर्मा ने एक बहुत अच्छी स्टोरी करी आज दैनिक भास्कर में। उन्होंने लिखा है कि 40,000 साल में सैंपल चेक होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर दवाओं के, उससे 10% से 15% की चेकिंग होती है। 20,000 मेडिकल स्टोर है जिसके ऊपर सिर्फ 69 ड्रग कंट्रोलर है, जिनको पूरे 20,000 मेडिकल स्टोर को कंट्रोल करना है। तो ये तो वहां के स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था और उप मुख्यमंत्री के पास है। 20,000 क्या? 20,000 मेडिकल स्टोर है जिनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 69 ड्रग कंट्रोलर है ना। एक बात ये बताइए आपने, मध्य प्रदेश में कुल जमा 3 लैब है मेरे ख्याल से। हाँ, 3 लैब हैं और वो 3 लैब की टोटल कैपेसिटी जो रिपोर्ट बता रही है साल के 6,000 तक पहुंचती है। बिल्कुल, साल में केवल 6,000 सैंपल, 5,000 सैंपल की जांच पेंडिंग है उसमें। ये हालत है वहां पर। और उप मुख्यमंत्री के पास, हेल्थ मंत्रालय राजेंद्र शुक्ला के पास। फिर ये भी जानकारी आ रही है कि ये जो कोल्ड सिरप था, कफ सिरप था, इसकी 660 बोतलें 660 ये छिंदवाड़ा पहुंची थी। आज तक 19 ऐसी बोतलें हैं जो मिसिंग है, मालूम ही नहीं वो कहां है दवा। किसी घर में पड़ी होगी, कोई माँ बाप अनजान, भगवान न करे, वो दवा पिला देगा अपने बच्चे को। हम सिस्टम के सहारे हैं, सिस्टम तो हमने बनाया है ना, और हमने उस सिस्टम को जो है पत्थर की लकीर मान लिया। नहीं साहब, डाक से ही भेजेंगे सैंपल। अरे 3 दिन लगा दिए सैंपल। नहीं, इस चीज की इमरजेंसी समीर जी, ये एक तरफ मैं आपके हर बात से मतैक रखता हूं, और ये सिस्टम की असक्षमता और सिस्टम का जो लचीलापन है, इसका तो इससे ज्यादा बेहतर उदाहरण हम क्या देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से इसको देखें, ये जो कफ सिरप इंडस्ट्री है, ये मुझे लगता है कि अभी 263 मिलियन डॉलर्स का इसका टर्नओवर अभी है, और जो प्रोजेक्शन है 10 वर्षों में ये 735 मिलियन डॉलर पर जाने वाला है। किस गति से ये कफ सिरप और किस गति से ओवर दी काउंटर प्रिस्क्रिप्शन हम जा रहा है, वो तो नशे के लिए भी बहुत सारे लोग ये व्यवस्था में इसको जोड़ने। अगर कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है तो उसके रेगुलेशन के लिए भी आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं। तो उस सिस्टम में आपकी बात पर मैं ये जोड़ रहा हूं कि जिस सिस्टम को हम जिस सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं इसकी असक्षमता में, उसमें ये बात भी जोड़ना बहुत अमानवीय है सर। ये बिल्कुल है सर। एक बात और, क्या एक्शन हुआ इसमें? एक्शन क्या हुआ सर? और जो छिंदवाड़ा के जो बच्चे हैं, अस्पताल की व्यवस्था इतनी बुरी थी कि उनको नागपुर शिफ्ट किया गया। तो अब हेल्थ मिनिस्टर जो छिंदवाड़ा राजनीतिक रूप से मैं देखने आ गया हूं इनको, यहाँ पर मैं भोपाल से देखने आ रहा हूं। अरे आपके देखने की जरूरत है कि आपको कार्रवाई की जरूरत है कि जिस तरीके से मेडिसिन आप बिना इसके जांच के बिक रही है, आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, आपके पास कोई जांच का तंत्र नहीं है, कोई इस्तीफा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर भी आपत्ति की कि आपने डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की, सरकारी डॉक्टर को सस्पेंड किया। वो कह रहे हैं डॉक्टर की क्या गलती है भाई, डॉक्टर तो लिख रहा है, उस डॉक्टर को थोड़ी पता दवा में जहर है। आप जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी जांच करना, मैन्युफैक्चरर का जो है पर ये छिंदवाड़ा वही है ना जो राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश का यूरोप कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? आज ये सर पॉलिटिक्स की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, गंभीर मसला है, गंभीर मसला है। मैं कह रहा हूं अगर आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, तो फिर ये क्या चीज था छिंदवाड़ा? सर मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद कर लीजिए, उनकी सेंसिटिविटी, बहुत युवा मुख्यमंत्री हैं मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव। उनसे कल पूछा गया कि ये इस पर क्या एक्शन हो रहा है। एक तो वो पहले दिल्ली आए हुए थे जब ये सारा हो रहा था, वो अपनी राजनीति के लिए जो भी जरूरत होगी वो काम कर होंगे, खैर वो अलग है। लेकिन उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर इस पर क्या रिएक्शन है, तो उनका ये तो कल हो गई ना बात, अब खत्म हो गई, अब आज की बात कीजिए। ये सेंसिटिविटी है आपके मुख्यमंत्री की, तो पूरा सिस्टम में तो वो उप मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर ही दिया समीर जी ने। दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं है कि किसी का बच्चा चला जाए, और यहाँ तो 20 बच्चे खत्म हो गए। और अभी एक और रिपोर्ट आई है सर, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको, आज कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, एक लाइन जोड़ दूं कि अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें 29% वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। इस पर भी कुछ करवा लीजिए, फिर किसी दिन कुछ होगा। बात करेंगे सर, समय इतना ही था। प्रोफेसर साहब, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।